हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं आपकी इस नई रेस में जहां से आप एक नया जीवन शुरू करने वाले हैं। मैं बात करूं आज क्लास 11th के बच्चों के लिए जिन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट को चॉइस किया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जिन्होंने दोस्तों के चक्कर में ले लिया, हाँ मेरे सारे दोस्त आर्ट्स में हैं, और कुछ मेरे इतने प्यारे बच्चे होते हैं जो बड़े बड़े सपनों को देखकर, यानी कि यूपीएससी जैसे एग्जाम को देखकर या पीसीएस जैसे एग्जाम को देखकर या दिल्ली पुलिस को देखकर या XYZ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए आर्ट्स को चॉइस करके आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। एक ये नया साल, एक नई शुरुआत है बेटा आपके लिए। मान लो आप अपनी पहली क्लास शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो मेरी साइड से एक नए जीवन के लिए ऑल द बेस्ट, और मैं आपके साथ इस रेस में आपका हाथ पकड़ने जा रहा हूँ। भरोसा दिलाता हूं यार कि हाथ बिल्कुल छूटेगा नहीं। आपको 11th 12th और आगे की गाइडेंस पूरी प्रोवाइड करते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो आज का चैप्टर देखते हैं हम। आज हम पॉलिटिकल साइंस से शुरुआत करेंगे। जो पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। अब संविधान क्या होता है, मेरे हिसाब से यार आप सब ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि संविधान क्या होता है, क्योंकि इससे पहले बेसिक इसका 9th क्लास 10th क्लास 8th क्लास 7th क्लास सब में सुन चुके हैं। संविधान जैसे कि मैं आपको बताऊं बेटा, आप सबका घर होता है, घर में पिताजी होते हैं। पिताजी क्या करते हैं, कुछ कानून तय करते हैं। कानून का मतलब क्या होता है बेटा, कानून का मतलब क्या होता है, जो हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स डिसाइड कर देते हैं। ऐसे ही बेटा हमारा ना पूरा देश है, हमारा एक भारत देश है, आप सब जानते हैं भारत में हम रहते हैं, है ना। उस भारत देश में, उस भारत माता में रहने के लिए, ठीक है, कुछ नियम और कानून जरूरी है या नहीं है। आप सब कहेंगे बिल्कुल है सर, ठीक है। तो संविधान क्या है बेटा, एक सिंपल डेफिनेशन में मैं यहां पे लिखूं, नियमों और कानूनों का एक समूह। नियमों और कानूनों का एक समूह, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेसिकली बाबू मैं आपसे बात करूं एक देश में शांति बनाए रखने के लिए, शांति समझते हो ना, एक पीस बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि कुछ नियम और कानून होने चाहिए, जिन नियमों और कानूनों का सभी लोग पालन करते हो। क्या करते हो, सभी लोग पालन करते हो, यानी सब लोग उन कानूनों को मानते हो। ये नियम और कानून जरूरी क्यों है, ताकि किसी भी देश को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के साथ साथ मेरे बच्चे बहुत जरूरी है कि उसे विकास के पथ पर, यानी कि द पैथ ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक देश तभी टिक पाएगा जब वो कंटिन्यू डेवलप करेगा अपने आप को। डेवलप का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। तो ये पैथ ऑफ डेवलपमेंट भी तय करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा संविधान के कार्य क्या होते हैं, आखिरकार एक संविधान क्या क्या करता है। अगर ये संविधान ना होता तो देश का क्या होता, क्या देश चल नहीं पाता। तो बेटा देखो, संविधान ना होता तो भी साम्राज्य चलता है ना, साम्राज्य चलता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहें जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पे। एक ये मुहावरा आपने बचपन में पढ़ा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके पास पावर होती है वो ही सबको कंट्रोल करके बैठ जाता है। जैसे कि आपने पहले के किंग्स के बारे में सुना होगा, किंग्स मतलब कि राजा महाराजा। क्या राजा महाराजाओं के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते थे?
नहीं, जो उनका मन किया वही लागू होगा। जनता को उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना, जनता को कुछ नहीं बोलना। अगर बोले तो चाबुक पड़ेंगे खींच खींच के, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता था, ऐसा ही होता था, है ना? लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले दुनिया में अपना कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक लिखित संविधान, ठीक है? क्या है? लिखित संविधान। तो सबसे पहला लिखित संविधान बनाने वाला कंट्री था बेटा यूएसए, ठीक है, जो 1789 यानी कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तभी लागू हुआ। आई बात समझ? इसी 1789 के बाद अन्य देशों ने भी अपने लिए एक संविधान लिखना शुरू किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया। हम वही समझने वाले हैं कि हमारे देश ने यानी कि भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कैसे किया। पहले तो हमें समझना है कि आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, और दूसरा हमें समझना है कि कैसे। मेरे बाबू आप सब जानते होंगे एक चीज, क्या कि हमारा देश भारत देश, ठीक है, लगभग 190 साल तक अंग्रेजों के, ठीक है, और लगभग 600 से 700 साल तक मुगलों के अधीन रहा है, ठीक है? मुगल जानते हो ना, ठीक है? तो हमारे भारत ने लगभग 800 साल की गुलामी झेली है। 800 साल बाद हमारा भारत जाकर आजाद हुआ। एक जिसे आज के टाइम पे एक टेरिटरी के रूप में, आप टेरिटरी के रूप में देखते हो ना, एक जिसे आप एक पूरे सीमांकित क्षेत्र के रूप में देखते हो, ठीक है? ये सीमांकित क्षेत्र कब बना है बेटा? है तो ये सीमांकित क्षेत्र बना है जाकर 1947 में, यानी कि हमारा जो भारत बना है वो 1947 में बना है। अब 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ। अभी तक हमारे लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए जा रहे थे, हमारे लिए जितने भी नियम और कानून तय किए जा रहे थे, किसके द्वारा किए जा रहे थे? आप सब कह देंगे बाबू फिरंगी यानी कि अंग्रेजों द्वारा, है ना, गोरे लोग, जिसे आप कह सकते हो। हमारे सारे नियम ब्रिटेन से बनते थे। ब्रिटेन तय करता था भैया हमें कौन सा पानी पीना है, कब पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जीना है, मरना है, हर एक चीज ब्रिटेन से तय होती थी। लेकिन 1947 के बाद हम आजाद हो गए। अब अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार ना करते, एक संविधान तैयार ना करते, तो हम इन अंग्रेजों से तो आजाद हो जाते, लेकिन हम एक पार्टी के गुलाम बन जाते, हम किसी एक दल के गुलाम बन जाते। दल का मतलब वो कोई भी हो सकता था, एक ऐसा नेताओं का ग्रुप बन जाता जो हम पे कब्जा कर लेता। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। जिसमें दम था, जिसमें पावर था, वो कंट्रोल करता, हाँ या ना? आप सब कहेंगे बिल्कुल यही होता है ना। लेकिन मेरे बाबू क्या हुआ कि हमने सोचा चलो अब एक संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संविधान। अब संविधान की डिमांड ऐसा नहीं है बेटा सीधा 1947 में जब हम आजाद हुए और हमारा मन किया चलो भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट उसी टाइम हो गए, ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उठी थी मेरे बाबू, वो अनऑफिशियल उठी थी। कैसी उठी थी? अनऑफिशियल। अनऑफिशियल का मतलब समझते हो? अनऑफिशियल का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक। क्या होता है? अनौपचारिक। तो सबसे पहले अनौपचारिक डिमांड जो उठाई थी वो उठाई थी बेटा बाल गंगाधर तिलक ने। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक। और कब उठाई थी बाबू? आप कहेंगे 1895, ठीक है। और इन्होंने अपना एक बिल पेश किया था, स्वराज बिल। कौन सा? स्वराज बिल। तो इस बिल में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने डिमांड उठा दी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उसके बाद आप कहेंगे सर ये तो अनऑफिशियल डिमांड थी। अनऑफिशियल का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक। तो औपचारिक डिमांड किसने उठाई पहली बार? ऑफिशियल डिमांड। तो ऑफिशियल डिमांड उठाई भाई सबसे पहली बार 1934 में एमएन रॉय। किन्होंने उठाई? एमएन रॉय। अब बेटा ये सब एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप चेक करेंगे तो पिछले साल ये क्वेश्चन दिखाई देता है। आई बात समझ? लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन दिखाई दिया है। जो एक होता है ना काल कर्मानुसार लगाइए क्वेश्चन को डेट वाइज, उसमें बाल गंगाधर तिलक के 1895 के डिमांड की बात की गई थी, है ना।
तो बच्चे लगा ही ना पाते काल कर्मानुसार, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। आई बात समझ? तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल ओपन करके पढ़ना है। बिल्कुल किसी बच्चे को मेरे रहते हुए जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखेगा उसे कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा फाड़ के रख दूंगा पेपर को, ठीक है? बस यार सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ मेरे बच्चे, इसके बाद अब हमें पढ़ लेना चाहिए पहले संविधान करता क्या है, कार्य, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे हमने अपना संविधान तैयार कैसे किया, बाय प्रोसेस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ लेना चाहिए संविधान के कार्य। 6 नंबर का आता है आपके एनसीईआरटी में, 4 काम लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके, ठीक है? तो पहला कार्य क्या है संविधान का, मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है? चलो ये वाला थोड़ा सा मिटा लेता हूं, सभी बच्चे लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? कोशिश किया करो बेटा अपने लिए एक रफ कॉपी साथ में लेके बैठो, जितना जितना लिखता हूं साथ साथ लिखो। अगर साथ साथ लिख लोगे भाई तो आप इस तरीके के तैयार हो जाओगे बालक कि आप सोच नहीं सकते कि आप पॉलिटिकल साइंस में इतने होशियार कैसे बन गए। संविधान के कार्य, वर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? वर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है मेरे बाबू? वर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि संविधान क्या क्या काम करता है, ठीक है? तो संविधान के कामों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक समझना होगा, पहला तो है न्यूनतम विश्वास और समन्वय। न्यूनतम विश्वास और समन्वय का मतलब क्या है बेटा? मिनिमम ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। मिनिमम ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है बेटा? देखो हमारा भारत देश है, आप जानते हैं हमारा भारत देश ना विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताओं से भरा होने का मतलब क्या है? हमारे भारत देश में अलग अलग तरीके के, अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, XYZ, कई सारे रिलीजन के, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसी रिलीजन को ना मान के किसी पंथ को मानते हैं, है ना? जब इतनी कैटेगरी बटी हुई है तो ऐसे देश के लिए बहुत जरूरी है कि एक मिनिमम ट्रस्ट पूरी जनता के बीच बना रहे और उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन करता है? संविधान ही करता है, ठीक है? दूसरा संविधान का काम क्या होता है बाबू? दूसरा काम होता है तय करना कि देश के लिए फैसले कौन लेगा और सरकार का निर्माण कैसे होगा। यानी कि ये फिक्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि आखिरकार ये जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश के लिए फैसले कौन लेगा। फैसले का मतलब समझते हो? यानी कि हु विल डिसीजंस फॉर अस, हमारे लिए कौन डिसीजंस करेगा और सरकार का निर्माण कैसे होगा, है ना? हाउ विल गवर्नमेंट बिल्ड, यानी कि सरकार कैसे बनेगी। बनेगी का मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपसे बात करूं बेटा, सरकार बनाने की कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटर, ठीक है? यानी नॉन अकाउंटेबल, यानी कि ये कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं गवर्नमेंट की, है ना? तो आखिरकार कैसी गवर्नमेंट हमारे देश में चलेगी ये भी तय कौन करता है? संविधान। अब हमारे देश का संविधान साफ साफ बताता है कि भाई हर 5 साल बाद चुनाव होंगे, लोकसभा इलेक्शन होंगे, जो लोकसभा के इलेक्शन में जीतेगा वो ही क्या करेगा? सरकार का निर्माण करेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। तय करता है नहीं करता हमारा देश? आप कहेंगे सर बिल्कुल करता है ना? फिर उसके बाद है बेटा क्या? उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा काम, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार की शक्तियों पर सीमाओं का मतलब क्या बेटा? लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट।
यानी कि जो सरकार चल रही है उस सरकार पे इतनी भी शक्तियां नहीं होनी चाहिए कि वो अनकंट्रोल्ड होते हुए आपके लिए डिसीजंस ले सके। अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या है? जिस पे कोई कंट्रोल ना हो, है ना। अगर एक अनकंट्रोल्ड गवर्नमेंट बनती है, एक ऐसी सरकार बनती है जो निरंकुश होगी, तो नॉर्मल सी बात है भाई, ऐसे देश में तो डेमोक्रेसी का फायदा ही नहीं है। तो संविधान किस काम का? सरकार का जब मन करेगा वो संविधान को बदलती रहेगी। तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं बेटा हमारी संविधान के पास जो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेती हैं। आई बात समझ। और लास्ट और चौथा काम क्या है बेटा? सरकार को कुछ ऐसी शक्तियां देना जिससे कि वह समाज कल्याण के लिए कार्य कर सके। किसके लिए? समाज कल्याण के लिए कार्य कर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। समाज कल्याण के लिए कार्य करने का मतलब क्या है? अब हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा कि सरकार की शक्तियों को सीमाएं लगाना। सीमाएं लगाने का मतलब है कंट्रोल करना। लेकिन अगर सरकार की शक्तियां इतनी ही कंट्रोल कर ली गई और सरकार को कुछ शक्तियां दी नहीं गई, तो फिर सरकार बनाने का भी क्या फायदा है? सरकार बनके क्या झुंझुना बजाएगी? नहीं ना। वो किसके लिए बनती है? ताकि समाज का कल्याण कर सके, सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सके, वेलफेयर कर सके। तो संविधान सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे कि समाज कल्याण में कोई बाधा ना बने और समाज कल्याण तेजी से होता रहे। अब मैं आपको ये क्लियरिफाई कर सकता हूं दो एग्जाम्पल देके। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे सकता हूं बेटा साउथ अफ्रीका का, आपकी बुक में मेंशन है, और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इंडोनेशिया का। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को कुछ पावर देता है, कुछ काम सौंप देता है। क्या क्या? पहला काम सौंपता है भेदभाव से बचाव, यानी कि नागरिकों से भेदभाव से बचाएं, नागरिकों को भेदभाव से बचाना। दूसरा काम देता है आवास उपलब्ध कराना। तीसरा काम देता है भाई स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। ठीक है। और चौथा काम क्या दे देता है भाई? चौथा काम दे देता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान उन्हें, एक तो हो गया क्या? भेदभाव से बचाव करना, स्वास्थ्य, आवास, है ना। और चौथा काम दे देता है बाबू पर्यावरण सुरक्षा का। किसका? पर्यावरण सुरक्षा का। यानी कि एक सुरक्षित पर्यावरण जनता तक उपलब्ध करें। ये सारी जिम्मेदारियां किसको दे दी संविधान ने? सरकार को। ये सारी जिम्मेदारियां दे दी। क्या बच्चे इससे समाज कल्याण होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अगर देखो नॉर्मल सी बात है, भेदभाव से बचाव होगा तो आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अगर आवास मिलेगा तो भैया अंदर रह के आराम से पढ़ लिख सकेंगे। स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है। उसी के साथ साथ पर्यावरण अच्छा मिलेगा तो सब कुछ अच्छा है। आई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं। अब इंडोनेशिया का संविधान भी ऐसा ही करता है भाई। एक जिम्मेदारी देता है बेटा राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाए। क्या बनाए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और दूसरी जिम्मेदारी क्या देता है बाबू? दूसरी जिम्मेदारी देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ क्या? कि अनाथ व विधवाओं को, है ना, अनाथ बच्चों की शिक्षा वगैरह का ध्यान रखे। तो ये क्या कर रहा है? सरकार को जिम्मेदारी दे रहे कि वो संविधान के मतलब क्या करे? जनता के लिए कानून बना सके। आप कहेंगे बिल्कुल दे रहे। आगे बात समझ। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का, जिसमें उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा संविधान क्या होता है, संविधान के कार्य क्या होते हैं और संविधान कैसे काम करता है। अब कल की क्लास के लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आखिरकार संविधान बना कैसे, हमारा भारतीय संविधान कैसे बना। ठीक है। ये टॉपिक मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आई हो बेटा, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो बस यार कुछ मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाना। जय हिंद, जय भारत।